हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड पार्ट को करने वाले हैं। दो पार्ट में हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा है। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसे कि हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। और इस पीरियड के बारे में हमने देखा था कि ये पीरियड कब से कब तक है, तो 450 से लेकर 1066 एडी तक जो है ये पीरियड रहा है। सो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर वॉज द अर्लीस्ट फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की जब हम शुरुआत मानते हैं, पर्टिकुलर इंग्लिश लिटरेचर की, तो वो किस एज से मानी जाती है? एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से, यानी कि एंग्लो सैक्सन एज में इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हो चुकी थी। और इस एज के अंदर, इस पीरियड के अंदर टोटल जो इन्वेजन्स हुए, कंक्वेस्ट हुई, वो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है। शुरुआत ही यहाँ पर इनहेबिटेंट्स जो थे वो थे सेल्ट्स। सेल्ट्स जो थे वो कब से कब तक रहे, तो वो रहे लगभग 55 बीसी तक, 55 बीसी तक रहे। बिफोर कॉमन एरा या बीसी के बारे में और एडी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके बाद रोमन कंक्वेस्ट हुआ, यानी कि रोमन्स ने यहाँ पर अधिकार किया, तो ये टाइम पीरियड रहा 55 बीसी से लेकर 407 एडी तक। और उसके बाद हुआ एंग्लो सैक्सन इन्वेजन। ये कब से कब तक रहा? 407 से लेकर और 787 एडी तक ये रहा। फिर यहाँ पर वाइकिंग्स आए। वाइकिंग इन्वेजन कब हुआ? तो 787 एडी में यहाँ पर वाइकिंग इन्वेजन होता है और ये रहता है 1066 एडी तक। और एट द एंड नॉर्मन कंक्वेस्ट होता है, जिससे कि एंग्लो नॉर्मन एज शुरुआत हो जाती है। तो वो कब से होती है? 1066 एडी से। सो सेल्ट्स वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ये हमने अभी बात की कि यहाँ पर निवासी रहते थे ब्रिटेन के अंदर, पुराने टाइम के ब्रिटेन के अंदर जो मूल निवासी थे वो थे सेल्ट्स, या इसे हम केल्ट्स भी कह सकते हैं। सो रोम्स रिपीटेड इन्वेजन ऑन द लैंड ऑफ ब्रिटेन। तो ये जो ब्रिटेन की जो भूमि थी, जिसे आज हम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड वगैरह के नाम से जानते हैं, जो पूरा मिलकर ब्रिटेन बनाता है, वहां पर रोम का लगातार इन्वेजन होता रहा। अब ऐसा क्यों हुआ? रोम ने ही वहां पर कंकर करने की कोशिश क्यों की थी? क्योंकि रोम जो है उस टाइम पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री पावर थी, यानी कि रोम के पास बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री थी उस टाइम पर। इसीलिए वो लगातार ब्रिटिश सॉइल पर जो है रिपीटेडली इन्वेजन्स करते रहे। और कुछ समय बाद जो है फिर सेल्ट्स का और रोमन्स का जो है कोएग्जिस्टेंस होने लगा। वो मिलजुल कर पीसफुली रहने लगे। सो सेल्ट प्लस रोमन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि सेल्ट्स और रोमन्स आपस में मिलजुल कर रहने लगे और इनके बीच डील हुई। अब डील क्या हुई? रोमन्स जो थे वो सेल्ट्स को प्रोटेक्शन देते थे ट्राइब्स के अगेंस्ट, यानी कि जो ट्राइब्स उन पर हमला करेंगी उनसे सेल्ट्स को बचाएगा कौन? तो रोमन्स बचाएंगे। ये इनके बीच में डील हुई थी। तो जब यहाँ पर रोमन आ गए तो धीरे धीरे यहाँ पर लेटिन इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता रहा लैंग्वेज पर, यानी कि यहाँ की जो ब्रिटेन की लैंग्वेज थी वहां पर लेटिन का प्रभाव बढ़ता रहा धीरे धीरे। और ये जो लेटिन लैंग्वेज है, इसी से हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो लिए गए हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है रोमन्स हैड टू लीव फ्रॉम द लैंड, यानी कि ब्रिटेन की जो भूमि थी वहां से रोमन्स को जाना पड़ा किसी ना किसी तरह। अब उन्हें वहां से क्यों जाना पड़ा? जो रोम कंट्री है वहां पर विसिगोथ्स ने, जो कि एक जर्मेनिक ट्राइब है, उन्होंने वहां पर अटैक कर दिया था। और ये कब किया था? 407 एडी में। तो इसी वजह से रोमन्स को ब्रिटेन की भूमि छोड़कर वहां से जाना पड़ा। तो अब अपने जो जगह रहने वाली उसे बचाने के लिए रोमन्स को पर्टिकुलरली ब्रिटेन का लैंड छोड़कर जाना पड़ा। द पिक्ट्स एंड स्कॉट्स अटैक ब्रिटेन इन द 4th and 5th सेंचुरीज। अब 4th और 5th सेंचुरी के बीच का जो टाइम था, उस टाइम पर ब्रिटेन की जो भूमि थी वहां पर पिक्ट्स और स्कॉट्स ने फिर वहां पर अटैक कर दिया। तो जैसे ही पिक्ट्स और स्कॉट्स ने ब्रिटेन पर अटैक किया तो ब्रिटेन के जो निवासी थे उन्होंने हेल्प ली जर्मेनिक ट्राइब्स की, जिसमें पर्टिकुलर 3 ट्राइब्स बताई गई हैं, एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स। ये तीनों जर्मेनिक ट्राइब्स हैं और इन्हीं से ब्रिटेन वालों ने हेल्प ली थी। अब जो एंजल्स और सेक्शंस थे ये पहले तो आए मर्सिनरी की तरह, यानी कि हेल्पिंग हैंड की तरह आए। इन्होंने पहले यहाँ पर आकर इनकी मदद की और फिर इस तरह से इनका स्वागत भी किया गया, इनको शुरुआत में अच्छे से रखा गया। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? एंजल्स और सेक्शंस ने जो वहां के नेटिव लोग थे, सेल्ट्स थे, उनको माउंटेन एरियाज में भगा दिया और इस लैंड पर अपना अधिकार कर लिया था इन्होंने। और जब ऐसा हुआ उसके कुछ टाइम बाद ही वाइकिंग इन्वेजन हुआ, यानी कि वाइकिंग्स जो है वो यहाँ पर आकर रहने लगे। उन्होंने यहाँ पर हमले किए और कब हुआ? 787 एडी यहाँ पर पर्टिकुलर माना गया है जब वाइकिंग इन्वेजन होता है। और ये 787 एडी कब माना गया है? तो ये एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स में माना गया है, जो कि अल्फ्रेड द ग्रेट के टाइम पर शुरू हुए थे। अब वाइकिंग इन्वेजन होता है तो एक बहुत ही भयानक सा स्ट्रगल होता है एंग्लो सैक्सन्स के बीच में और वाइकिंग्स के बीच में। अब जो वाइकिंग्स जो थे वो यहाँ पर कौन थे? पेजेंट्स थे। पेजेंट्स क्या है? एक रिलीजन है और ये क्रिश्चियंस की तरह नहीं है। अब ये जो वाइकिंग्स हैं, वाइकिंग पीपल में कौन कौन आते थे? तो उस टाइम के जो रेडर
रेडर्स होते थे, पायरेट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वहां पर जो घूमने वाले होते थे, एक्सप्लोरर्स होते थे, कोलोनाइजर्स होते थे, जो सभी लोग कहां से आए थे? स्कैंडिनेविया से आए थे। वो सी को ट्रेवल करके यहाँ पर आए थे। और जो वर्ड है वाइकिंग, वो कहां से आया है? वो एक ओल्ड नॉर्स वर्ड है वाइकिंगर, जिसका पर्टिकुलर मीन क्या होता है? पायरेट, या फिर इसे हम रेडर भी कह सकते हैं। और ये जो ओल्ड नॉर्स है वो क्या है? नॉर्थ जर्मेनिक लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट बात आती है अल्फ्रेड द ग्रेट की। अल्फ्रेड द ग्रेट की अगर हम बात करते हैं तो अल्फ्रेड द ग्रेट किंग थे वेस्ट सेक्शंस के 871 से 886 तक, और एंग्लो सेक्शंस के ये किंग थे 886 से लेकर 899 तक, अपने डेथ तक। अब अल्फ्रेड द ग्रेट की बात करें तो इनके टाइम पर एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ एडिंगटन। बैटल ऑफ एडिंगटन 878 में होता है, जिसमें इनका वाइकिंग्स के साथ एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें कि इंग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो एंग्लो सैक्सन टेरिटरी और दूसरी जगह को बनाया गया वाइकिंग रूल्ड डेनलो। इसके कुछ टाइम बाद ही एक बैटल होता है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कब होता है? 14 अक्टूबर 1066 में। अब ये बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता किसके बीच में है? ये पर्टिकुलर हमने बात की थी नॉर्मन कंक्वेस्ट की 1066 एडी में। वही है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जो कि नॉर्मन इन्वेजन के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्मन फ्रांस के बीच में और इंग्लैंड के बीच में होता है। उस टाइम पर इंग्लैंड के किंग थे हैरोल्ड, और नॉर्मन फ्रांस की आर्मी को लीड कर रहे थे ड्यूक विलियम। अब नॉर्मन्स जो है वो इंग्लैंड पर वहां पर उस टाइम पर कब्जा कर लेते हैं। एक तरफ से हैरोल्ड जो है वो अपनी आर्मी की तरफ से कन्फ्रंट कर रहा था विलियम को, विलियम इन्वेडर्स को, लेकिन दूसरी तरफ से विलियम की आर्मी जो है उसने डिफीट कर दिया हैरोल्ड को, उसको मार दिया, और विलियम जो है वो खुद किंग बन गया वहां का। अब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड जो नेम है वो किस तरह से पड़ा। तो पर्टिकुलरली हमने बात की थी तीन ट्राइब्स की, एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स की। तो ये तीनों कौन थी? जर्मेनिक ट्राइब्स थी। अब ये तीनों जर्मेनिक ट्राइब्स थी। ये तीनों जर्मेनिक ट्राइब्स अपना घर छोड़ के नॉर्थ सी और बाल्टिक ओशियन के बीच में से निकलकर ब्रिटेन की भूमि पर आए, वहां पर कॉलोनाइज करने के लिए, उनको जीतने के लिए, उनकी भूमि पर कब्जा करने के लिए। और ये कब की बात है? 5th सेंचुरी के आसपास की बात है, जिसे कि हम एंग्लो सैक्सन इन्वेजन भी कहते हैं। अब इन तीनों जर्मेनिक ट्राइब्स में से दो पर्टिकुलर नाम लिए गए एंग्लो सैक्सन, यानी कि एंजल्स और सैक्सन्स। इन दोनों को पिक किया गया इसके नेमिंग के लिए। अब उस टाइम पर जो जर्मेनिक ट्राइब्स आई थी उनमें सबसे ज्यादा नंबरिंग में कौन थे? एंजल्स थे। इसीलिए उन्हीं के नाम से इस जगह को जाना जाने लगा और इसे क्या कहा गया? एंग्ला लैंड। और एंग्ला लैंड जो है वो ग्रेजुअल चेंजेस के साथ चेंज होता गया और इसका नाम फिर क्या पड़ गया? इंग्लैंड। और धीरे धीरे इसका टाइम के साथ फॉर्मेशन होता गया और धीरे धीरे नाम क्या बन गया? इंग्लैंड। अब ये जो पर्टिकुलर एज है एंग्लो सैक्सन एज, इसे एंग्लो सैक्सन किसने कहा? तो इसके लिए पर्टिकुलरली एंग्लो सैक्सन जो वर्ड है वो सबसे पहले नेशनल साइंस में किसने यूज किया? एक स्कॉलर हुए विलियम कैम्पडन। इनका बर्थ है 1551 से और डेथ है 1623 में। इनकी एक बुक आई हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, उसमें इस पीरियड को पर्टिकुलर नेम किया गया है और इनको बताया गया है एंग्लो सैक्सन्स। अब बात आती है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की। हमने इसकी हिस्ट्री को तो जाना, अब थोड़ा बहुत लिटरेचर के बारे में जान लेते हैं कि इस पीरियड में लिटरेचर किस तरह से रहा। तो इस टाइम पर राइटिंग का कोई ज्यादा ट्रेडिशन नहीं था। इस टाइम पर ट्रेडिशन था ओरल ट्रेडिशन, यानी कि जो वर्सेस थे, जो पोएम्स थी, वो ओरली ट्रांसमिट की जाती थी। यानी कि जैसे हम गीत गाते हैं आज के टाइम पर, वही गीत उस टाइम पर पोइट्री की फॉर्म में गाए जाते थे और एजेस बाय एजेस वो ट्रांसमिट किए जाते थे। और जो वर्सेज होते थे वो एलिटरेटिव फॉर्म में होते थे, यानी कि एलिट्रेशन फॉर्म में होते थे। अब एलिट्रेशन
क्या होता है ये हमने बात की हुई है। उसके अलावा इस टाइम पर इंटरनल राइम यूज की जाती थी, यानी कि एक ही लाइन के दो पार्टीशन किए गए हैं और उन दोनों पार्ट्स में डिवाइडेशन किस तरह है कि जो लास्ट वाले वर्ड हैं दोनों पार्ट्स के वो एक दूसरे से राइम करते हुए हैं, इसे हम इंटरनल राइम कहेंगे। इसके अलावा इस टाइम पर कैनिंग का यूज किया जाता था। अब कैनिंग क्या है? एक मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है। इसका यूज किस तरह से होता है? जैसे कि कोई वर्ड है उसकी जगह पर हम कोई कंपाउंड वर्ड लिख देंगे, कोई ग्रुप वर्ड लिख देंगे या फिर कोई शॉर्ट फ्रेज लिख देंगे, जिससे कि हम अपनी पोइट्री में रिचनेस ला सकें, एक विविड इमेजनरी ला सकें, जो कि ओल्ड इंग्लिश टाइम में और नॉर्स पोइट्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं आपको, तो एक एग्जांपल है वेल रोड। अब वेल रोड का क्या मीनिंग है? कैनिंग के अकॉर्डिंग वेल रोड का मीनिंग है सी, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि सी जो है वो एक रास्ता है वेल्स के लिए। तो वेल रोड क्या हो गया? सी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड वर्ड्स, ग्रुप वर्ड्स यूज किए जाते हैं कैनिंग के अंदर, जो कि एक पर्टिकुलर अलग वर्ड को दर्शाते हैं। अब इस टाइम पर 4 मेजर पोइटिक मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जिसमें पहली है ज्यूनिस मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे कि हम कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। दूसरी है एक्सेटर बुक, फिर है वर्सिली बुक और फिर है MS कॉटन वेटिलियस। इसे ही हम नोवेल कोडेक्स भी कहते हैं। और यही बियोवुल्फ जो हमने पढ़ी है, पुरानी एपिक है, वो इसी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई है। अब इस टाइम की जो पोइट्री थी वो इस तरह से डिवाइडेड है कि इस टाइम पर काफी मेजर वर्क्स हुए, जिसमें बियोवुल्फ रहा, विडसिथ, डियोर्स लामेंट को द लामेंट ऑफ डियोर भी कहा जाता है या फिर द कंप्लेंट ऑफ डियोर भी कहा जाता है। उसके अलावा द वांडरर, द सी फारर, द बैटल ऑफ माल्डन, ड्रीम ऑफ द रोड, जेनेसिस, एक्सोडस, वाइफ्स लामेंट, इसे कंप्लेंट ऑफ वाइफ भी कहा जाता है, द हस्बैंड्स मैसेज, जूडिथ। ये सभी मेजर वर्क्स जो हैं इस पीरियड में रहे हैं और ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। जिसमें पहला हमारा वर्क आता है बियोवुल्फ। बियोवुल्फ जो है एक हीरोइक पोएम है। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो में इसके बारे में बात की थी कि जो पोइट्री है एंग्लो सैक्सन टाइम की, उसमें हीरोइज्म दिखाया जाएगा, उसमें रिलीजियसनेस दिखाई जाएगी, उसमें हीरो की ब्रेवरी को हम दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें से पहला पार्ट है बियोवुल्फ, जिसमें की एक हीरोइकनेस दिखाई गई है। अब ये सबसे अर्लीस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट एपिक है, एक हीरोइक पोएम है हमारे लिटरेचर के अंदर। अब ये पोएम जो है एक हीरोइक एपिक भी हम कह सकते हैं, जो कि एलिटरेटिव वर्स में है। आपको इस पीरियड की पोइट्री में सबसे ज्यादा एलिटरेटिव वर्सेस ही देखने में मिलेंगे। इसमें ये जो पोएम है ये 3182 लाइंस में डिवाइडेड है, यानी कि टोटल इस एपिक में कितनी लाइंस हैं? 3182। और ये क्या है? एक एपिक है। और इस एपिक को ब्रिटेन के अंदर बियोवुल्फ को नेशनल एपिक स्टेटस भी मिला हुआ है। अब बियोवुल्फ पोएम के अंदर जो मेन कैरेक्टर है बियोवुल्फ, वो एक स्कैंडिनेवियन वॉरियर है। और वो कहाँ का वॉरियर है? वो जीट्स नाम की जगह है, वहां का वॉरियर है। अब ये पोएम जो है इसके राइटर कौन है हमें नहीं पता है। ये राइटर एनोनिमस है, हमें नहीं पता कौन इसका राइटर है। इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो कौन सी है? नोवेल कोडेक्स, जिसे कि हमने कहा था MS कॉटन विटेलियस। अब मेन कैरेक्टर जो है बियोवुल्फ वो हीरो है। हीरो कहाँ का है? वो जीट्स का हीरो है, हीरो ऑफ जीट्स। यानी कि जीट्स का जो राजा है उसका बेटा कौन है? उसका बेटा है बियोवुल्फ। और एक तरफ होता है ह्रोथगर। ह्रोथगर कौन है? किंग है डेनमार्क का, स्पीयरडेन्स का। अब ये जो किंग है ह्रोथगर जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल किंग बनता है, विक्टोरियस रूलर बनता है स्पीयरडेन्स का। और इसी खुशी में ह्रोथगर जो है वो एक मीड हॉल बनवाता है। मीड हॉल यानी कि एक फीस्टिंग हॉल, जहां पर सभी मिलकर खाना खा सके, रह सके सभी एक साथ। और ये अपने मीड हॉल का नाम क्या रखता है? ह्योरेट। अब तभी एक मॉन्स्टर आता है ग्रेंडल नाम का। ये कौन है? एक मॉन्स्टर है। अब ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर मीड हॉल पर लगातार 12 इयर्स तक, 12 साल तक लगातार वो अटैक करता रहता है। अब ह्रोथगर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें भाई। तब ये जो हीरो है गीट्स का, इसके पिताजी जो हैं वो ह्रोथगर का दोस्त निकलता है। तो बियोवुल्फ जो है वो सोचता है कि इनकी जाकर हेल्प की जानी चाहिए। तो ह्रोथगर जो है उसको हेल्प मिलती है बियोवुल्फ की। अब नेक्स्ट टाइम ग्रेंडल जब मीड हॉल पर अटैक करता है तो उसे वहां पर कौन मिलता है? फिर ये बियोवुल्फ उसे वहां खड़ा मिलता है और बियोवुल्फ जो है वो उसे घायल कर देता है और कुछ टाइम बाद वो उसे मार भी देता है। अब उसका बदला लेने के लिए ग्रेंडल की मदर आती है। फिर कौन आती है? ग्रेंडल्स मदर। तो बियोवुल्फ जो है वो ग्रेंडल की मदर को भी मार देता है। फिर उसके बाद ह्रोथगर का जो एरिया है, जो उसकी टेरिटरी है, वहां पर कोई अटैक करने वाला नहीं रहता है। तो बियोवुल्फ वहां से कुछ समय बाद चला जाता है और उसके बाद बियोवुल्फ जो है कुछ टाइम बाद डेनिश लैंड का किंग बन जाता है और वहां पर 50 साल तक वो राज करता है, वहां का किंग बना रहता है। उसका रेन जो है वो पीसफुल रेन रहता है, लेकिन उसका जो पीसफुल रेन है उसे इंटरप्ट करता है एक ड्रैगन।
तो बियोवुल्फ जो है वो हीरोइकली ड्रैगन को भी मार देता है, किल कर देता है, लेकिन जब वो उसे मारता है ड्रैगन को, तब बियोवुल्फ को भी कुछ घाव लग जाते हैं, कुछ वाउंड आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो फाइनली बियोवुल्फ जो है स्टोरी में एंड में मर जाता है, लेकिन उसने 3 बड़े लोगों को मारा। एक्चुअल में लोग नहीं थे, एक तो मॉन्स्टर था ग्रैंडल, फिर ग्रैंडल की मदर, और उसके बाद एक ड्रैगन है जिसे वो मारता है, और 50 साल तक वो राजा भी बना रहता है डेनिश लैंड का। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इस टाइम के मेजर वर्क्स में एक वर्क है विडसिथ। ये 143 लाइंस की एक पोएम है, एक इंग्लिश पोएम है जो कि एलिटरेटिव वर्स में लिखी गई है। इसका दूसरा नेम हम द ट्रैवलर्स सॉन्ग भी कहते हैं। अब जो हमने 4 मैन्युस्क्रिप्ट देखे थे उसमें से विडसिथ जो है वो एग्जेटर बुक में लिखा गया है, और ये एक फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी है। अब इसमें क्या होता है, विडसिथ जो होता है एक ट्रैवलर होता है, एक वॉन्डरर होता है, जो अपनी वॉन्डरिंग्स के बारे में बताता है कि किस तरह वो घूमता है, किस तरह से उसे मीड हॉल में, फीस्टिंग हॉल्स में वेलकम किया जाता है, किस तरह से वो वहां पर गाना गाता है, किस तरह से लोगों का प्यार उसे मिलता है, उसे एप्रिशिएशन मिलता है अपने सॉन्ग्स के लिए। तो इन सभी बातों के बारे में विडसिथ जो है वो यहाँ पर हमें बताता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्क आता है द लामेंट ऑफ ड्योर। इसे हम द कंप्लेंट ऑफ ड्योर भी कह सकते हैं। ये पोएम जो है इसके अंदर 42 लाइन्स हैं। ये किस में है, एलिटरेटिव वर्स में ही है, और इसकी मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी है, एग्जेटर बुक मैन्युस्क्रिप्ट है इसकी। अब इसमें बात की जाती है रेफ्रेन की। डियोर जो है वो उन 2 पोएम्स में से एक है जो कि एंग्लो सैक्सन टाइम पर हुई और जिसमें की रेफ्रेन पाया जाता है। एक तो डियोर है और दूसरी पोएम है वुल्फ एंड एडवेसर। इन दोनों पोएम्स में रेफ्रेन पाया जाता है। अब रेफ्रेन क्या होता है, एक पोएम या कोई सॉन्ग है, उसके हर एक वर्स के एंड में रिपीटेड लाइंस होती हैं। लगभग हर एक वर्स में लाइंस को रिपीट किया जाता है, जिसे हम रेफ्रेन कहते हैं इस जगह पर। और ये हमने बात की है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के वर्स में। अब डियोर जो है इस स्टोरी में एक स्कोप है, एक पोइट है जो कि सर्व करता है यॉर्डनिंग्स को, लेकिन वो अपने राइवल के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है। अब ये पोइट जो है, ये स्कोप जो है, इसमें कंप्लेंट करता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन फिर वो उसके बाद में खुद को ही कंसोल करने की कोशिश करता है, रिकॉल करता है अपने पुराने टाइम को, अपने ट्रबल्स को, और उन जर्मेनिक हीरोज को भी याद करता है जिन्होंने इस तरह की सेम डिफिकल्टीज को सहा है। उनमें है वेलैंड, बिएडोहिल्ड्स, गी, थियोड्रिक, अर्मेनरिक। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क आता है द वॉन्डरर। इसमें टोटल 115 लाइंस हैं। ये भी एलिटरेटिव वर्स में है, और इसकी मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी है, एग्जर्टर बुक इसकी मैन्युस्क्रिप्ट है। अब ये एक बार्ड या एक पोइट के बारे में स्टोरी है, जिसे अपने लॉर्ड की डेथ के बाद जो है सर्विस से निकाल दिया जाता है, उसे देश निकाला दे दिया जाता है, और ये एक लामेंट सॉन्ग है। और इसके बाद जो वॉन्डरर है वो अपना न्यू लॉर्ड नहीं ढूंढ पाता है, और अपने लॉर्ड की डेथ के बाद वो वॉन्डरर की तरह घूमता रहता है पूरी अर्थ पर, अकेला लोनली फील करता रहता है, और याद करता है अपने प्लेजर्स को, अपनी फॉर्मल लाइफ के प्लेजर्स को। फिर नेक्स्ट स्टोरी हमारे सामने आती है द सी फारर। ये 124 लाइंस में लिखी गई है। इसमें एक सिंगल वर्ड से ये स्टोरी जो है एंड होती है, और ये सिंगल वर्ड कौन सा है, आमीन। और इसका मैन्युस्क्रिप्ट कौन सा है, तो इसका मैन्युस्क्रिप्ट भी एग्जेटर बुक है, और ये एक मोनोलॉग है, एक बूढ़े सेलर की लाइफ के बारे में है, जो कि अपनी लाइफ को कंटेम्पलेट्स करता है, अपने जीवन पर विचार करता है। अब ये जो सी फारर है ये बात करता है उस सी में किस तरह से कोल्ड स्टॉर्मी सी है, वो किस तरह से वो सी वॉयजेस करता है, अकेला ही जाता है वहां पर, और किस तरह से सी में उसे अनप्रेडिक्टेबल लाइफ को जो है स्पेंड करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर लैंड पर जो क्लाइमेट होता है वो जब ठंडा होता है तो सी फारर जो है उसे सी पर जाने की लगी रहती है कि सी उस टाइम पर कुछ गर्म होगा तो वहां पर रहना उसके लिए आसान होगा। अब इसमें जो सी फारर है वो इसके साथ साथ एम्फेसाइज करता है कि हमें सेंस से और डेविल से भी कुछ बचकर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं वो कभी भी मैन की सोल के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और जैसे जैसे स्टोरी का एंड होता जाता है तो वॉन्डरर जो है उसके वर्सेस की तरह ही, यानी कि द वॉन्डरर हमने पोएम अभी जो देखी, उसके जो वर्स हैं एंड में रिलीजियस हैं जिस तरह से, उसी तरह से सी फारर के वर्सेस भी रिलीजियस होते जाते हैं एंड में, जो कि गॉड के बारे में बात करते हैं, सेल्फ रेस्ट्रेंस के बारे में बात करते हैं, इटर्निटी की बात करते हैं, और ये पोएम एंड होती है एक सिंगल वर्ड से, आमीन।
फिर हमारा नेक्स्ट वर्क आता है द बैटल ऑफ मेल्डन। इस पोएम की टोटल 325 लाइनें हमारे पास उपलब्ध हैं। ये पोएम जो है हमें जिस तरह से मिली है वो इनकम्प्लीट मिली है। इसकी बिगिनिंग और इसकी एंडिंग वो दोनों ही लॉस्ट हैं, वो दोनों हमें नहीं मिली है। अब ये एक ओल्ड इंग्लिश हीरोइक पोएम है। अभी हमने देखा पीछे रिलीजियस पोएम के बारे में भी जाना, हीरोइक पोएम के बारे में भी देखा। तो जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी कि इसमें रिलीजियसनेस दिखेगी, इसमें हीरोइज्म आएगा, हीरोइक पोइट्री आएगी, तो वो सभी इसमें हम देख चुके हैं। तो ये किस तरह की पोइट्री है? तो ये एक ओल्ड इंग्लिश हीरोइक पोएम है जो कि डिस्क्राइब करती है एक हिस्टोरिकल बैटल को। अब ये बैटल कौन सा है? द बैटल ऑफ मेल्डन। और कब हुआ था? ये 991 में एक्चुअल में ये बैटल हुआ था। किसके बीच हुआ था? ईस्ट सेक्शंस के बीच में और वाइकिंग के बीच में। और इसमें जो वाइकिंग रेडर्स थे वो मेनली कौन थे? नॉर्वेन थे। और ये जो 325 लाइन की हमें पोएम मिली है, जो एक फ्रेगमेंट मिला है 325 लाइंस का, इसमें जो एंडिंग स्पीच है वो एक एनकरेजिंग स्पीच है। और ये स्पीच किसकी है? ब्रिथनोट की है। ये एक ओल्ड वॉरियर है, इंग्लैंड का वॉरियर है। और एंड में क्या होता है इस पोएम में? ब्रिथनोट जो है वो मर जाता है एंड में। अब नेक्स्ट हमारे सामने एक पोएम है ड्रीम ऑफ द रूड। ये 156 लाइन की पोएम है। इसकी मैन्युस्क्रिप्ट है वर्सिली बुक और ये अर्लीस्ट ड्रीम पोएम है। ये एक रिलीजियस पोएम है, एक फाइनेस्ट रिलीजियस पोएम है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसमें जो अननोन पोइट है वो अपने ड्रीम में क्या करता है? एक ब्यूटीफुल ट्री को बिहोल्ड करके रखता है, पकड़ करके रखता है। और वो कौन सा ट्री है? रूड है, क्रॉस है, जिस पर की क्राइस्ट को मारा गया था, लटकाया गया था, जीसस क्राइस्ट को। अब वो रूड बता रहा है अपने ड्रीम के अंदर। इस पोएम में बताया गया है कि वो जो रूड है जिसे कि अननोन पोइट ने पकड़ रखा है, वो रूड जो है पोइट को अपनी स्टोरी बता रहा है कि किस तरह से उसे सफर करना पड़ा नेल वाउंड्स को, स्पीयर शाफ्ट यानी कि जो भाले के वार है उसे किस तरह से सहना पड़ा, किस तरह से क्राइस्ट को जैसे जैसे इंसल्ट किया जा रहा था तो उसके साथ साथ उस रूड को, उस ट्री को भी साथ साथ सफर करना पड़ रहा था, उसकी भी इंसल्ट हो रही थी। लेकिन ये सब किस वजह से हो रहा था? गॉड की विल से, गॉड की इच्छा को फुलफिल किया जा सके, इसीलिए सब हो रहा था। और इस पोएम में टोटल कितनी लाइन है? 156 लाइन्स हैं। अब इस एज के अंदर जो फेमस राइटर्स रहे उनमें हैं बीड, कैडमन, किनी वुल्फ और एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड द ग्रेट जो है इनके बारे में हमने जाना है, ये किंग थे। थोड़ा बहुत कुछ और भी हम जानेंगे इनके बारे में। अब पहले हम राइटर को लेते हैं बीड को। बीड जो है 672 या 673 से लेकर 735 तक रहे। अब इन्हें जो है सेंट बीड, बीड द वनरेबल, इन नामों से भी जाना जाता है। और लेटिन के अंदर इनका पर्टिकुलर नेम था बीड वनरेबलिस। अब इनका मोस्ट फेमस वर्क रहा एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इसी वर्क की वजह से इनको एक टाइटल मिला द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। अब ये जो वर्क है ओरिजिनली ये कंपोज किया गया लेटिन लैंग्वेज के अंदर। और लेटिन लैंग्वेज के अंदर इसका नेम क्या था? हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका जेंटिस एंग्लोरम। इसमें ई भी स्मॉल है और जी भी स्मॉल रखा गया है, ये हमने ध्यान रखना है इसके लेटिन नेम के अंदर। अब ये जो वर्क है इनका लेटिन के अंदर, ये जो फेमस वर्क है इनका, इसमें हिस्ट्री बताई गई है क्रिश्चियन चर्चेस की जो कि इंग्लैंड के अंदर थे। और ये जो है टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 पार्ट में इनको रखा गया है, जो कि जूलियस सीजर से लेकर 731 तक, जब तक ये वर्क कंप्लीट हुआ तब तक के टाइम की हिस्ट्री को दिखाता है। अब जूलियस सीजर जो है उनका टाइम था 100 बीसी से लेकर 44 बीसी तक। और जो एक मेथड है डेटिंग इवेंट का, वो भी इस टाइम के अकॉर्डिंग ही दिखाया गया, यानी कि इस वर्क के अंदर ही वो उसका मेन डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो जो डेटिंग इवेंट का मेथड है उसको इसी वर्क की वजह से फेम मिला, यानी कि जो इनकारनेशन है या क्राइस्ट का बर्थ है, एनो डोमिनी टाइम पीरियड है, वो जनरल यूज में कब आया? जब इस वर्क में पॉपुलैरिटी को देखा गया, यानी कि इस वर्क के थ्रू इसको पॉपुलैरिटी मिली डेटिंग इवेंट्स को। और ये वर्क कौन सा है? हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका। अब इसमें एक बात और है कि बीड साहब जो हैं उन्होंने जो एनो डोमिनी है उसको काउंट किया है क्राइस्ट के बर्थ से, ना कि क्राइस्ट के कंसेप्शन से। कंसेप्शन यानी कि जो बिगिनिंग होती है प्रेगनेंसी की, जो भ्रूण अवस्था होती है, वहां से नहीं, इन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थ से एनो डोमिनी को काउंट किया है। अब जो सेकंड राइटर हमारे सामने आते हैं वो है कैडमन। इसमें ए और ई जो सेकंड और थर्ड लेटर है वो कंबाइनली एडेड है। इसको इस तरह से लिखा गया है, जो ए है उसको इस तरह से बनाकर और ई इस तरह से बनाया गया है, फिर आगे का नाम लिखा गया है। इज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश पोइट टू यूज ओल्ड इंग्लिश इन हिज वर्क, यानी कि जो सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश अपने वर्क में किसी ने यूज की तो वो यही राइटर हैं। और इनका जो फेमस वर्क है वो कौन सा है? कैडमन्स हाइम। अब जो कैडमन हाइम है ये 9 लाइन की एक एलिटरेटिव पोएम है।
और ये जो 9 लाइन की एलिटरेटिव वर्नाकुलर प्रेज पोएम है, इसमें गॉड को ऑनर किया गया, गॉड की प्रेज के बारे में बताया गया है। तो कैडमन के बारे में हमारे पास इतनी ही जानकारी है। फिर नेक्स्ट राइटर आते हैं सेन वुल्फ। इनके 4 जो है मेजर वर्क हमें मिलते हैं। द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स, क्राइस्ट सेकंड जिसे कि द असेंशन भी कहा जाता है, फिर है जुलियाना और फिर है एलिन। और इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो भी एलिटरेटिव वर्स स्टाइल ही था। ये एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियन पोइट थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये रिलीजियस वर्सेस लिखते थे। अब किनी वुल्फ का जो नेम है वो हमें र्यून्स में देखने को मिलता है। जो इनके एक्रोस्टिक पैसेजेस हैं उनमें हर एक पोएम के अंदर इनका नेम र्यून्स में ही देखने को मिलता है। र्यून्स क्या होते हैं ये देखिए, यहाँ पर जैसे एक पोएम दी हुई है, एक स्टेंजा दिया हुआ है, उसमें ये देखिए कुछ लेटर जो हैं वो इटैलिक में दिए गए हैं, जैसे करेज हर्टेड, यर्निंग पेन, नीड, विंजमनेस, अस, लेक फ्लड और फी। इस तरह से इनके जो वर्सेस हैं उनमें इस तरह से कुछ इटैलिसिस करके लिखा गया है, जिससे कि इनका नाम निकाला गया है किनी वुल्फ। तो ये र्यून्स में मिलता है, पर्टिकुलर हमें इनका नाम कहीं लिखा नहीं मिलता है, लेकिन इस तरह से इनका नाम ढूंढकर निकाला गया है। अब एंड में बात आती है अल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में। इसके बाद जो है हमारी एंग्लो सैक्सन एज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इनके बारे में हम ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत और जाने तो किंग अल्फ्रेड द ग्रेट जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया था बुक्स को लैटिन से एंग्लो सैक्सन के अंदर, या फिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। अब अल्फ्रेड द ग्रेट का कॉन्ट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर में इतना शानदार था, इनकी लैंग्वेज जो थी इंग्लिश लैंग्वेज, इतने शानदार तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि उसको इतना सिग्निफिकेंट माना गया कि इनका नाम जो है अल्फ्रेड द ग्रेट रखा गया। और ये एकमात्र इंग्लिश मोनार्क हैं जिन्हें की द ग्रेट नाम से जाना जाता है। अब इनकी डेथ जो है 899 में हो जाती है, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इनके बाकी इन्फॉर्मेशन को भी हम पहले देख चुके हैं। तो इसी के साथ एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है उसकी शुरुआत से लेकर उसका अंत हमने देख लिया कि किस तरह से है। ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड को, जो कि 1066 AD से स्टार्ट हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, उस लिंक पर क्लिक करके आप बाकी सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।